नमस्कार, मैं उमेश कुमार गुप्ता टीवी 27 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है। आज हम हैं एम्स भोपाल में रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में और हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन द रेडियोथेरेपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यह एम्स का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एम्स भोपाल का एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हम आंकड़ों की माने तो हम बहुत अच्छा इस पर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं इस रेडियोथेरेपी में। तो पहले डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि एम्स की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में हम कहाँ पर हैं, गुणवत्ता में, सर्विसेज में, और जो हमारी जर्नी सिंस इंसेप्शन ऑफ द एम्स इन द भोपाल रही है उसमें आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमारे से बात करने के लिए। और जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है एम्स का, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में। और उसके बाद से आज हम 2024 में ये एक पूरे मध्य प्रदेश का सबसे प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है, मैं कहूँगा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरा इलाज कैंसर का एक ही छत के नीचे करते हैं। नॉट ओनली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हमारे पास कैंसर सर्जरी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी और सपोर्टिव के सारे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं इस समय। स्पेशली लास्ट 3 साल में जब से हमारे डायरेक्टर साहब, जो प्रेजेंट डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर अजय सिंह, उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनके आने के बाद तो एकदम इतना ज़्यादा आई विल से 5 से 6 गुना इंक्रीज़ हो गया फैसिलिटीज़ का और गुणवत्ता का और बाकी चीज़ों का। तो आज हम आई थिंक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स के रूप में उभर के आए हैं। सर, 2025 आ चुका है और जीवन विकास का नाम है। समय भी हो रहा है, बदल रहा है, आगे हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। कैंसर को फाइट करने के लिए आज आप किस तरह से पाते हैं कि क्या क्या नई तकनीकें विकसित हो चुकी हैं जो अब लाइफ सेविंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं? देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इसको हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें कि मेन जो इलाज के अंग है वो कैंसर सर्जरी है, रेडियोथेरेपी एक पार्ट है, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं उसको हम, और तीसरा है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी, जिसमें कि हम कीमोथेरेपी मेनली देते हैं। सर्जरी आप सब समझते हैं, सर्जरी है। कीमोथेरेपी जैसे मेडिसिन से जो इलाज करते हैं हम लोग, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। और जो तीसरा जो पार्ट है रेडिएशन, जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं, रेडियोथेरेपी, तो वो हम लोग उसके स्पेशलिस्ट हैं और वो हम इलाज कैंसर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक्सरे देखा होगा, एक्सरे होते हैं जो नॉर्मल जब एक्सरे करवाने आप जाते हैं वही एक्सरेज होती हैं, थोड़ी उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। वो लो एनर्जी एक्सरे होता है, ये बहुत हाई एनर्जी एक्सरेज को हम यूज़ करते हैं कैंसर के सेल्स को या कैंसर के जो टिश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और उसके अंदर हम लोग कितनी प्रिसाइजली हम उसको फोकस करते हैं ताकि आसपास के किसी अंगों में वो रेडिएशन ना जाए, जहाँ पे वो ट्यूमर है वहीं जाए और वहीं के वहीं कैंसर को ख़त्म कर दे। जिससे क्या बेनिफिट होगा, कैंसर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि हम आसपास के किसी अंग पे वो जाने नहीं दे रहे हैं। अब हम ये कैसे करते हैं, ये एक जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसके हिसाब से हम लोग अपनी पूरी की पूरी रेडिएशन बीम्स को सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे फोकस कर पा रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से आसपास के किसी अंग पे रेडिएशन नहीं होती है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। तो उसकी बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और मशीन्स आ गई हैं, जिसमें कि हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर्स हैं, साइबर नाइफ हैं जिसको हम बोलते हैं, फिर स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी की मशीन्स हैं। तो ये सारे लेटेस्ट एडवांस रेडियोथेरेपी में हुए हैं लास्ट 10 से 15 साल में, जिससे कि और प्लस क्योंकि हम बहुत प्रिसाइजली दे रहे हैं, हम आसपास कहीं रेडिएशन नहीं दे रहे, सिर्फ कैंसर के ऊपर ही दे रहे हैं, तो आपके पास ये एक स्कोप रहता है कि आप बहुत ज़्यादा रेडिएशन दे दीजिए वही एक ही जगह पे, सारी रेडिएशन एक ही बार में दे दीजिए, क्योंकि खराब सेल को ही ख़त्म कर रहे हैं, आसपास तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जो रेडिएशन 2 महीने में होती थी, इन एडवांसमेंट्स की वजह से वो आज धीरे धीरे 1 हफ्ते में भी ख़त्म होने लगी है। इवन कुछ कैंसर्स में तो हम सिंगल डे एक ही रेडिएशन करके हम घर भेज देते हैं, जिसको हम रेडियो सर्जरी बोलते हैं। जैसे कि सर्जरी में सर्जन बुलाता है, सर्जरी करता है, फिर आपको भेज देता है, इसी तरह से हम बुलाते हैं, पूरी रेडिएशन एक साथ ट्यूमर पे डालते हैं और घर भेज देते हैं।
जो लोग कहते थे 2-2 महीने रहना पड़ता है रेडिएशन के लिए, ये डिपेंड करता है वो डिसीज की सीरियसनेस और बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टेज क्या है, साइज़ क्या है, किस किस्म का वो ट्यूमर है, कहाँ हो रहा है। तो ये सारे एडवांसमेंट्स रेडियोथेरेपी में हैं। इसी तरह से मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर टारगेटेड थेरेपीज़ आ गए हैं जो सिर्फ कैंसर सेल को ही ख़त्म करते हैं, नॉर्मल सेल पे असर ही नहीं करते, वो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। इसी तरह इम्यूनोथेरेपी आ गई है। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि बॉडी की इम्यूनिटी को ही बढ़ा देती है और बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देती है। तो जैसा कि आपने अभी जैसा कि अभी आपने इम्यूनोथेरेपी का नाम लिया, तो इम्यूनोथेरेपी का जो रोल है कैंसर को कोप अप करने में, कैंसर के डिसीज को, इसमें क्या है और क्या है इम्यूनोथेरेपी? देखिए, कैंसर जब होता है बॉडी के अंदर जो अनवांटेड सेल्स बढ़ जाते हैं, जो नॉर्मल हर किसी में अनवांटेड सेल है, ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में नहीं है, मेरे में नहीं है, लेकिन हमारी सबकी इम्यूनिटी अलग है। हमारी इम्यूनिटी मतलब जो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से भी लड़ती है, वही क्षमता बॉडी के अंदर होती है। जो बॉडी के अंदर भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो सेल्स आपके ख़राब हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट करके ख़त्म कर देता है। लेकिन जब कुछ सेल कैंसर में बदल जाते हैं जब, तो उनके अंदर ये पावर होती है या वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है उनको ख़त्म करने के लिए, कैंसर सेल्स को। तो वो क्या है, फिर अपने आप कैंसर सेल बढ़ते रहते हैं और इम्यूनिटी काम नहीं करती। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट आई है, इसमें क्या है कि हम ऐसी मेडिसिन बना पाए हैं जो कि कैंसर सेल की उस कैपेसिटी को रोक देती है कि जो कि बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है जिससे। तो बॉडी की इम्यूनिटी जो कैंसर सप्रेस कर रहा था कैंसर सेल, उसको रोक दिया जाता है, तो बॉडी की इम्यूनिटी नॉर्मल ऊपर आ जाती है। ऊपर आती है तो कैंसर सेल को खुद ही ख़त्म कर देती है। तो ये इसमें क्या है कि बॉडी अपनी पावर से ख़त्म कर रहा है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली नहीं आते हैं उतने ज़्यादा, मिनिमम रहते हैं डेफिनेटली, बट 90 to 95% साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। इनके कुछ बड़े स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो बॉडी के, जिसको फ्लू लाइक सिंड्रोम बोलते हैं, कुछ इम्यून साइड इफेक्ट्स होते हैं। अदर देन दैट जो बाकी जो आप पुराने ज़माने में सुनते थे कि कैंसर की कीमोथेरेपी से बाल गिर गए, उल्टी लग गई, और वो सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कैंसर के इलाज में जीन एडिटिंग का भी उपयोग किया जाता है, ये क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, बेसिकली कैंसर एक जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ हम इसलिए कहते हैं कि कैंसर सेल है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको उसके लिए। शरीर में अंदर नॉर्मल भगवान ने बॉडी बनाई है, बॉडी में डैमेज भी होता है, चोट भी लगती है, हमारे जख्म भर भी जाते हैं, वो ठीक भी हो जाता है, चलता रहता है। आप कभी कुछ खाते हैं मुंह के अंदर, आपको पता भी नहीं चलता कि कितने सेल्स डैमेज होते हैं और अपने आप रिपेयर हो जाते हैं मुंह के अंदर। इसी तरह से बॉडी के कई साइट्स हैं जैसे जहाँ पे ये डैमेज होता है और बॉडी अपने आप रिपेयर करता रहता है। वो रिपेयर मैकेनिज़्म भगवान ने ऐसा बनाया है कि जितना चाहिए उतना ही सेल डिवाइड होता है, वो आपका डैमेज कंप्लीट होता है और वो सेल आगे बढ़ना अपने आप रुक जाते हैं। ये नॉर्मल सिस्टम है। जब इस सिस्टम के अंदर ये गड़बड़ हो जाएगी कि वो सेल जब बढ़ने शुरू हुए और किसी भी कारण से वो रुकना बंद हो गए, रुक नहीं पाए, बढ़े ही जा रहे हैं, तो अब वो बढ़े जा रहा है तो उसको अपनी जगह पे वो फैलेगा। एक टाइम आएगा जब उसके लिए जगह कम पड़ जाएगी तो अपनी जगह से निकल के बाहर कहीं खून के रास्ते और कहीं चला जाएगा। अब वो बढ़ रहा है, उसे खाना भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो बॉडी का नॉर्मल जगह से खाना चूसना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो वही कैंसर है, वही स्टेज है और वही स्प्रेड है। तो अपनी जगह पे बढ़ रहा है तो जिसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, बाहर चला गया तो स्टेज 4 हो गया। तो ये एक सिस्टम है गाड़ी। अभी होता क्यों है? वो इसलिए होता है, जो हमारे बॉडी का ये कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल स्विच कहाँ पर है बॉडी के अंदर, वो सेल्स के अंदर वो होता है। आपने अगर 8th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी हो, सेल्स है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो ये सारी फंक्शन को कंट्रोल करता है। वो डीएनए ही जब डिवाइड करता है तो उसके बाद सेल डिवाइड करता है और उसके बाद में पूरा ऑर्गन होता है, ऐसे चलता है। तो उस डीएनए के अंदर कोड ही होता है कि जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है इस चीज़ को। अगर उस स्विच के अंदर कोई डैमेज हो गया, ऑन ऑफ वाले स्विच में, रोकने वाले स्विच में डैमेज हो गया, उस जीन में डैमेज हो गया, तो वो पूरा बढ़ता ही रहेगा, बंद करने का सिस्टम नहीं, कैंसर बन जाता है। क्योंकि ये सारा सिस्टम जीन्स के से कंट्रोल हो रहा है, डीएनए से कंट्रोल हो रहा है, तो कोई ऐसा सिस्टम जो कि उस स्विच को वहीं रोक दे या वापस बंद कर दे या काट दे, तो वो हो सकता है कैंसर में क्योर में आपको हेल्प कर दे। अब चूंकि ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये स्विच कहाँ पर है, कैसे ख़राब हो रहा है, कैसे इसे रोका जाए, क्या इसको उतने डीएनए को काट के वापस जोड़ दें, उतना हम निकाल दें,
ताकि नॉर्मल सेल ग्रो कर जाए। तो ये जीन एडिटिंग है, उन जीन्स को आप साइलेंस कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। वो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा उसका सिस्टम होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद बॉडी में डाला कैसे जाएगा ताकि कैंसर के अंदर वो घुस जाए, वो भी पूरी एक तरीका है उसका भी। तो ये मतलब विदाउट गोइंग इनटू मच टेक्निकलिटीज मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि वो जो जेनेटिक स्विच है, अगर उसको हम किसी तरह से एडिट कर पाएँ या कंट्रोल कर पाएँ, वो जीन एडिटिंग में आता है। इनफैक्ट आपने एक टर्म सुना हो कैंसर वैक्सीन्स, कैंसर वैक्सीन्स भी डीएनए पे ही काम करती हैं, वो डीएनए को ही रोकती हैं। इनफैक्ट एक्सरे भी डीएनए को ही खत्म करता है, ड्रग्स भी वही काम करती है, सारा कंट्रोल मैकेनिज्म जीन्स और उसका है। जी जी। ये टारगेट थेरेपी का भी नाम सुना गया है, इसमें क्या विकास हुए हैं, क्या है, कैसे काम करता है? जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो नॉर्मल सेल अपनी ग्रोथ कंट्रोल कर सकता है और कैंसर सेल कंट्रोल नहीं कर सकता है। चूँकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके अंदर कुछ टारगेट्स या कुछ जैसे कि एक टारगेट तो आपका ये अभी हमने डिस्कस किया जीन का, कि जो जीन खराब हो रखी है। अब जैसे जीन एडिटिंग आपने बताया, वो सिर्फ उस जीन पे ही काम करेगी, बाकी तो सेल को नहीं डैमेज करेगी, तो ये भी काइंड ऑफ टारगेटेड थेरेपी हो गई। इसी तरह से जो जीन की और भी खराबियां होती हैं, जिसके चलते कैंसर सेल के अंदर कुछ ऐसे टारगेट्स बन जाते हैं कि जो नॉर्मल सेल में नहीं होते हैं, जो कैंसर सेल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हमने उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया साइंस ने, और उन टारगेट्स के ऊपर ही अटैक करते हैं। क्योंकि वो टारगेट्स नॉर्मल सेल में नहीं है, सिर्फ कैंसर सेल में है, तो दवा सिर्फ कैंसर सेल पे ही काम करती है। सिर्फ कैंसर सेल पे काम करती है तो साइड इफेक्ट्स की जो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। देखिए, दवा बॉडी में जा रही, कुछ तो वो साइड इफेक्ट करेगी, लेकिन चूंकि कैंसर सेल की मात्रा कम है तो कम पे काम करती है, तो इसके चलते आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं और आप कैंसर को बिना किसी दिक्कत के अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती जा रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हम करते हैं, तो कैंसर के रोकथाम में और प्रभावी उपचार में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रोल अदा कर रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन जो रोल है, एक तो मेनली तो डेटा का है। अब जो कि कैंसर का हमारे पास इतना डेटा है कि कौन सी दवा कहाँ काम करती है, कौन से टारगेट, तो उस डेटा की मदद से हम आगे ये पता लगा सकते हैं कि ये उसके बहुत सारी चीज़ों में काम कर रही है। सबसे पहले मैं आऊँगा, जैसे अपने डेटा से हम ये पता कर सकते हैं कि दवा पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, आगे ठीक होगा या नहीं होगा, प्रोग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, ड्रग डिस्कवरी में बहुत हेल्प कर रही है। जो टारगेट आइडेंटिफाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा टारगेट है, और वो जो कैंसर बायोलॉजी को स्टडी करके नए टारगेट्स आइडेंटिफाई करना, फिर नई ड्रग्स आइडेंटिफाई करना। एक टाइम था कि जब उस ड्रग को पूरी टेस्टिंग में ही आपको 8-10-20 साल लग जाते थे, फिर पता चला कि वो तो ड्रग काम ही नहीं करती, क्योंकि उसमें पहले आप एनिमल में टेस्टिंग करेंगे, फिर आप ट्रायल्स में टेस्ट करेंगे, फिर आप ये देखेंगे, पहले तो लैब से ही ढूंढेंगे उस ड्रग को, फिर ये पूरा एनिमल टेस्टिंग और ह्यूमन टेस्टिंग करते करते 15-20 साल के बाद पता चलता कि वो काम करती है या नहीं करती, और पता चला काम नहीं करी, तो इतना समय और पैसा और एनर्जी आपकी वेस्ट हो गया। ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये सब फास्ट हो जाएगा। इनफैक्ट कई नए टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, कई नई ड्रग्स आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, जो कि शायद जो 15-20 साल लग रहे थे, हो सकता है 2 या 3 साल के अंदर ही आपको ये पता चल जाए कि ये दवाई यूजफुल है कैंसर के लिए। हाँ, क्योंकि इतनी फास्ट कैलकुलेशंस हो रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, जो बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन थी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, वो सब कंप्यूटर्स में फीड कर गई। जो आप और हम बैठ के कैलकुलेट करते थे, कि जो इतने सारे लोग मिलके कि ये निकालते थे कि ये टारगेट काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, जो डिस्कवरी करते थे, वो इतने सुपर कंप्यूटर्स और एआई की वजह से वो पूरा का पूरा आपको वो काम होके कुछ दिनों में मिल जाता है, जो कि कई सालों में होता था काम। तो प्लस जो नई मशीन्स आ रही हैं एडिशन की, वो प्रिसाइज कैसे हो, वो है। फिर हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इनफैक्ट मेडिसिन के हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कई जगह पे इस्टेब्लिश हो गई है, और आने वाले 3 से 5 साल में डेफिनेटली इट विल मेक ए बिग रोल इट आएगा, और आई थिंक वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम एम्स में हम लोग काफ़ी, हमारे रिसर्च भी चल रही है, डायरेक्टर साहब ने हमें बहुत प्रमोट किया है। हम आईसार से वो कर रहे हैं कोलैबोरेशन। इनफैक्ट मेरा भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, जो जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो अभी यूएसए में मेरा एक प्रेजेंटेशन है, जो कि हमने जो ट्यूमर को, जैसे हमने बोला रेडिएशन हम फोकस करते हैं, तो ट्यूमर को हम लोग ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एआई, वो काम हमने कुछ किया है, जो कि बहुत अच्छे हमको इनिशियल रिजल्ट्स मिले हैं।
तो वही हमें प्रेजेंट करने जाना है। तो डायरेक्टर साहब तो हमें बहुत इनकरेज कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये एक इज़ अ विजनरी, सो ही नोज़। तो हम लोग काफ़ी काम एम्स में भी चल रहा है इसके ऊपर, और अभी आई होप वी विल डू वेल इन कमिंग डेज। तो कैंसर के निरीक्षण, उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके उपचार में सटीक बायोमार्कर में हम कहाँ पर अपने आप को पाते हैं? देखिए, ये तो ऑनगोइंग रिसर्च है, और लास्ट 5 से 7 साल में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। कई कैंसर्स में नए बायोमार्कर्स डेवलप हुए हैं, और जैसे आपने खुद अभी हमने ये डिस्कस किया, ये आने के बाद हम बहुत होपफुल हैं कि कई बहुत और नए बायोमार्कर्स, नए टारगेट्स, ये सब आइडेंटिफाई होंगे, और उनको कवर करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए नई ड्रग्स आएंगी। सो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, आई विल से। एज ए स्पेशलिस्ट, आप कैंसर का बचाव एक आम जनता, एक आम व्यक्ति कर सके, उसके लिए किस तरह की जीवन शैली को इनफैक्ट आप ये recommend करेंगे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कैंसर हो ही क्यों पहली जगह हाँ, हो ही क्यों? तो जैसे हमने देखा कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कैंसर होने का कारण है कि शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो अपना किसी कारण से वो जो डिवीज़न उनका अनकंट्रोल हो जाता है। और वो कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि जब जहाँ सेल डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे कोई पॉइजन आ जाए जो कि जीन्स को ख़राब कर दे, कॉमन सेंस है। तो वो पॉइजन क्या हो सकता है? सबसे कॉमन पॉइजन है तंबाकू। ओके। और तंबाकू मुंह के अंदर रखते हैं लोग। तंबाकू इट में भी च्युइंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म करते हैं, या किसी भी फॉर्म भी में, कर रहे हैं? किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग फॉर्म में, च्युइंग फॉर्म में, कुछ लोग शायद स्नफ भी लेते हैं उसका। अच्छा। तो हर फॉर्म में तंबाकू हार्मफुल है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। मुंह के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेल लाइनिंग बहुत फास्ट डिवाइड हो रही है, और वहीं पे आपने तंबाकू का जहर रख दिया, तो वो तो डैमेज करेगा सेल्स को, डैमेज करेगा, डीएनए डैमेज करेगा, और वो ऐसा डैमेज करता है कि वो कैंसर के में चेंज तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इंडिया में और खासकर मध्य प्रदेश में मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा गुटखा। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू इनफैक्ट इसको मध्य प्रदेश को ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इतने ज़्यादा है। Is it so? तो why the government is not going to take the action? नहीं, गवर्नमेंट का एक्शन तो ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं ले रही है, बिकॉज अभी देखिए आजकल सिगरेट के पैकेट्स पे कितना बड़ा वार्निंग आने लग गया है। जब आज से 10 साल या 20 साल पहले तो वो नहीं होता था। और फिर गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं, अपने उनके 1000 चीज़ें उनको सोचनी पड़ती हैं, तो मैं तो उसमें नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जो हम अवेयरनेस है, जैसे अभी आप सरकार, मैं इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ कि यदि सरकार शराब बंद कर सकती है जी, तो फिर तंबाकू क्यों नहीं बंद कर? नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इस आपके माध्यम से हम ये बिल्कुल मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि तंबाकू ऐसी बीमारी कॉज कर रहा है जो कि ना केवल मरीज के लिए हार्मफुल है या ख़राब है, वो पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती है, क्योंकि इलाज इतने महंगे हैं, अवेलेबल नहीं है, और पूरी फैमिली सफ़र करती है उस चीज़ से। तो ऐसा कोई अगर सिस्टम निकल सकता है जिसमें कि हम ना केवल हम तंबाकू को कंट्रोल कर पाएँ, अवेयरनेस फैला पाएँ, सुविधाओं का विस्तार कर पाएँ, हर तरह से हम कर पाएँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन शैली में तंबाकू एक हिस्सा हुआ, और हाँ, अभी हम दूसरे पे आते हैं। तंबाकू में से एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तो लंग्स का कैंसर करता है। आप स्वॉलो करते हैं थूक के साथ तो पेट में जाता है, तो स्टमक कैंसर करता है। यूरिन के रास्ते वो बाहर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज करता है। तो जहाँ जहाँ वो टच करता जाता है पॉइजन, बॉडी के अंदर वो पूरा कर देता है। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमें हर हाल में तंबाकू से दूर रहना चाहिए, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ओरल के मुंह में रखने का हो, चाहे कुछ भी हो। ये 60 से 70% कारण जो कैंसर होने का तंबाकू है। अब बचे हुए कारणों पे आते हैं। बचे हुए कारण आपका खान पान, आपका जीवन शैली। खान पान में जैसे हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा, ये है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो बॉडी के अंदर आपका जाके सब जम जाता है। केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ जितना भी प्रोसेस्ड फूड है उसके अंदर आप देखिए कलर्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, और सब आपका, फिर आप हवा में बाहर जाइए, जो इतना पॉल्यूशन है वो सब केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं बॉडी में, वो सब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जहर है, डैमेज कर रहे हैं। प्लास्टिक्स हैं, आप प्लास्टिक की बॉटल तो के बिना तो हम पानी ही नहीं पीते आजकल। आप देखिए मेरी टेबल पे मैंने प्लास्टिक का बोतल हटा के स्टील का बोतल इसीलिए रखा है, क्योंकि प्लास्टिक में कंटेन है जो पानी, वो भी, और वो आप जानते नहीं हो पानी कब से उसमें पड़ा हुआ है। जब गर्मी होती है तो प्लास्टिक घुल के बॉडी में आ जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स जिसको हम बोलते हैं। वो बॉडी के अंदर हम इतनी चीज़ें इंजेस्ट कर रहे हैं जो आज से शायद 20 साल पहले ये नहीं थी।
जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में थे तब पानी कहाँ इतना मिलता था, हाँ था ही नहीं, था ही किसी ने नहीं। सोचा ही देखिए, नहीं था। मैगी और पिज्ज़ा और बर्गर क्या इतने थे, और आज तो आपको एक टच ऑफ द बटन पे अवेलेबल है। आप घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, आ रहा है। पहले कम से कम ये सोचते थे मैं जाऊं बाजार में खा के आऊं, तो अब हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जाएंगे, अब तो हर रोज़ आपके घर में आ रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, बॉडी के अंदर डैमेज ही आपको करेंगी। और हम स्मोकिंग नहीं करते, आप स्मोकिंग नहीं करते, बाहर आप जाइए कितना पोल्यूशन है, कितना धुआं आप फाँक के आते हैं घर। तो बॉडी विद डेवलपमेंट जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, एक्सरसाइज कम हुई है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ गई है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको कैंसर को, इसीलिए हम लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो। बट आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। मोबाइल है, उन लोग मोबाइल के भी एक्सेसिव यूज़ से कुछ स्टडीज़ हैं जो दिखाती हैं कि शायद आपको ब्रेन ट्यूमर या कुछ कर सकता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिस युग में रह रहे हैं और जिस एज में रह रहे हैं और जिस डेवलपमेंट को हम फेस कर रहे हैं, ये समझिए उसका एक साइड इफ़ेक्ट ही हमको भुगतना पड़ रहा है। कैंसर के जो केसेस हैं वो इतने बढ़ रहे हैं। मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो अब हम इसको अवॉइड कैसे करें? अवॉइड मैं उसके लिए मेरा एक ही मंत्र रहता है सबको कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसके अंदर की टबैको यूज़ नहीं करें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई सप्ताह में एक बार खाना या महीने में 1-2 बार खाना में कोई क्राइम नहीं है, उससे आपको कोई कैंसर नहीं होने वाला है। बट आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक एक्सरसाइज थोड़ी आप रूटीनली रखें, जो अगर आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। कोई भी चेंज ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है कुछ समय से, कुछ दिनों से, उसका तुरंत जाएं, उसको जांच करवाएं। वो कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है। कोई भी बीमारी आप लंबा खींचेंगे तो आपके बॉडी को डैमेज करेगी, और कैंसर एक उनमें से सबसे आई विल से डेंजरस बीमारी है। तो उसका जांच करवाएं टाइम पे, और टाइम पे उसका इलाज करवा लें। ये कुछ बातों का हम ख्याल रख के कैंसर को काफ़ी हद तक परे रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे समाज में देखें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, यदि किसी को हो गया तो उसका डर का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक कैंसर मरीज के मानसिक स्वास्थ्य को एक मेंटेन कर सकें, अच्छा रख सकें, उसके लिए आप क्या सलाह, मतलब आप क्या उपयोग करते हैं, क्या नया इनिशिएटिव लेते हैं कि वो मानसिक रूप से मजबूत रहे? देखिए, जो पेशेंट का सबसे जो मैं कहूँगा डर का जो कारण है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव। आपको अगर ये अनफॉर्चुनेटली अगर ये बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे कहाँ अवेलेबल है, जिसमें कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी अवेलेबल है। कहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स एक ही जगह सब इलाज करते हैं, जैसे कि एम्स में है। तो पहला बात तो ये है। दूसरा, आप डॉक्टर से मिलकर समझिए। आजकल तो खैर जानकारी का अभाव है ही नहीं, इंटरनेट के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, लेकिन वो जानकारी इतनी आई विल से इतनी करेक्ट नहीं होती है। जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, क्या सही है क्या गलत है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। गूगल से पढ़ के आप ये समझे कि आपको सब आ गया, वो संभव नहीं होता। बट एक मोटा मोटा आपको जानकारी मिल जाती है। वो एक ब्रॉड जानकारी लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे समझें कि मुझे क्या है, मेरा इलाज कैसे होगा, मेरे ठीक होने की संभावना क्या है, और फिर आपके बाद आती है खर्चा कितना होगा, उस खर्चा में कहाँ से, मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या गवर्नमेंट की आजकल इतनी स्कीम्स हैं, एम्स के खुद इतने स्कीम हमारे डायरेक्टर साहब ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। बीपीएल, आयुष्मान का हम फ्री इलाज करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो पेशेंटों को पता नहीं है। तो मेरा खर्चा यहाँ से आएगा, तो एक बार इलाज हो गया उसके बाद मुझे क्या करना है। इलाज ख़त्म होना ही एक वो नहीं है। इलाज ख़त्म के बाद कम से कम आपको 5 से 7 साल तक चेकअप रखना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि कुछ परसेंट मरीजों में ये बीमारी वापस आती है। तो उसको रोकने का है कि हम टाइम टू टाइम चेकअप करते रहें। हाँ, ये है कि 2 से 5 साल अगर निकल जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 99% कैंसर क्योर हो गया। तो टाइम पे चेकअप पे कब आना है हमको, ये सारी जानकारी आप जब ले लेंगे और आपके पास पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, तो शायद मैं ये मान के चलता हूँ कुछ हद तक या काफ़ी हद तक आपका डर चला जाएगा।
और वैसे देखिए हर बीमारी ही बुरी है, कोई बीमारी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि अब हम जब समझदारी से जानकारी लेके कायदे से इलाज करवाते हैं बिना ये परेशान हुए कि मेरा क्या होगा, सब अगर आप अच्छे से इलाज करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे, तो आप एक उस तरह की जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है आप पे, उसे काफ़ी हद तक हटा पाएंगे आप, ये मेरा मानना है। अभी अधिक से अधिक प्रभावशाली वैक्सीन हमारे पास आ पा रही हैं, नहीं आ पा रही हैं, क्या रिसर्च है इस पे, कुछ आपका प्रकाश डालेंगे आप? देखिए कैंसर वैक्सीन एक कैंसर प्रिवेंशन का हिस्सा है। कुछ तो लाइफस्टाइल से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ कैंसर में वैक्सीन से प्रिवेंशन का इस्टेब्लिश हो चुका है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम बोलते हैं। तो वो वैक्सीन से ठीक हो जाता है? ठीक नहीं होता, नहीं होता, होता ही नहीं है। अच्छा, वो वैक्सीन यदि कर दिया गया, वैक्सीन का मतलब ही है, वैक्सीन का मतलब, वैक्सीन का मीनिंग ही है कि वो बीमार, जैसे हमने कोविड का वैक्सीन लगाया था, हमको कोविड ना हो, प्रिवेंशन के लिए हमने लगाया। बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम टीन एज में वो वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं तो 80 to 90% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और कैंसर्स के अंदर भी वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ही है। फिर जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है। हेपेटाइटिस बी एक बहुत बड़ा कारण है लीवर कैंसर का, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है तो हमें करवाना चाहिए। जो सर्वाइकल कैंसर जो है इंडिया का फीमेल्स में वन ऑफ द वेरी कॉमन टॉप के 3 कैंसर्स में आता है, डिपेंडिंग कि कहाँ पे वो है। पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है, इनफैक्ट सेकंड पे ही आता है, और क्योंकि ये यूजुअली जो थोड़े से लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है या अनएजुकेटेड लोग, उनमें ये ज़्यादा क्यों उसमें उनमें ब्रेस्ट कैंसर क्यों डेवलप हो जाता है? ये लाइफस्टाइल का अंतर है। दोनों लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं। जो आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आप अर्ली आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सब चीज़ प्रीडिस्पोज करती है सर्वाइकल कैंसर को। इज इट सो? जी। और क्योंकि और जबकि जो ब्रेस्ट कैंसर उसके बिल्कुल उलट है, लेट मैरिज, कम बच्चे होना, आपका बॉडी के हार्मोन्स एक्सपोजर होना। तो इसीलिए जब जैसे जैसे इंडिया का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मैरिज का एज लेट हो रहा है, बच्चा होना लेट हो रहा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का सिटीज़ में इंसिडेंस बढ़ गया है और उसी सेम टाइम जो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम होता जा रहा है। ये एक रिफ्लेक्शन, अगेन जैसे बोला, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। जैसे जैसे हमारा जीवन शैली चेंज तब्दील हो रही है, उसी तरह से कैंसर का पैटर्न भी बदल रहा है हमारे। तो महिलाओं में सर्वाइकल हो गया, ब्रेस्ट हो गया, और तीसरे नंबर पे आपने एक, आप बहुत हैरान होंगे, इनफैक्ट हमें भी बहुत ऑड लगता है, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है महिलाओं नहीं, इन जनरल मेल्स में भी काफ़ी है। दिल्ली में तो इनफैक्ट वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट गॉल ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और इवन एमपी में हमें लगा था कि दिल्ली या गंगा, जैसे गंगा बेल्ट बोलते हैं, गेंजेटिक बेल्ट, यूपी में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ गंगा फ्लो करती है वहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने उत्तराखंड में भी काम किया, मैंने यूपी में भी, पीजीआई में भी काम किया, तो वहाँ तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या गंगा के पानी से इन्फेक्शन? हाँ, उसमें जो पोल्यूशन है जो गंगा के पानी में छोड़ दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट पॉल्यूटेंट, अभी उस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। उसके कारण ये माना जा रहा था कि ये ज़्यादा हो रहा है। बट बहुत हैरानी का बात है कि मध्य प्रदेश में मैंने बहुत, राजस्थान में मैंने काम किया काफ़ी टाइम, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैंसर ये देखने को मिल रहा है आजकल। इनफैक्ट दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया है गॉल ब्लैडर कैंसर, जो कि वेस्ट में उतना कॉमन नहीं है। अगर हम मेल्स में आते हैं, मेल में लंग कैंसर बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग। हैविंग नंबर 1, ऑलमोस्ट नंबर 1 वी कैन से, यस। प्रोस्टेट कैंसर बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। अगेन उसका कारण हमारा जो प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ओल्ड एज में होता है, जैसे हम बोलते हैं। तो आजकल हमारा जो लाइफ स्पैन बढ़ गया है, जो पहले 60-70 साल की उम्र में मोस्टली 60 साल से ज़्यादा एवरेज लाइफ नहीं होती थी, आज वो 70-80 इवन 90 तक चली गई है। इज इट सो? लाइफ स्पैन बढ़ा है? लाइफ स्पैन बढ़ा है। आधुनिक जीवन शैली के कारण घटा है कि बढ़ा? आज ओवरऑल कैंसर देखिए एक ही कारण है, ऐसा नहीं। कैंसर हार्ट डिसीज के कारण लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि जो कैंसर होगा या उसका अंत ही होगा, ऐसा नहीं है। 60 to 70% कैंसर क्योर हो जाते हैं। अच्छा। और इसी तरह से हार्ट डिसीज का भी बहुत अच्छा क्योर आ गया है।
तो लोग लंबा सर्वाइव कर, इन्फेक्शंस कंट्रोल हो गए, कोविड को छोड़ दीजिए, बाकी तो ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, वो सब कंट्रोल हो गए हैं। तो पहले तो आप देखिए सिंपल निमोनिया ही एक डेथ का कारण हो जाता था, तो आजकल वो सब नॉर्मल बीमारियां तो कंट्रोल ही हो गई हैं सारी। तो उसके चलते लाइफ स्पैन बढ़ गया, आपका खाना पीना अच्छा हो गया है, जो कि न्यूट्रिशन अच्छा हो गया है, इनरिच हो गया है। तो उसके चलते लाइफ स्पैन तो डेफिनेटली बढ़ा है, बट लाइफ स्पैन बढ़ने के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैंसर, आप ज़्यादा सर्वाइव करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी में डैमेज बढ़ेगा ऑब्वियसली जितना आपका लाइफ स्पेन ज़्यादा है। एक सामान्य व्यक्ति, आम नागरिक जो है कैंसर होने पे एक बड़े खर्चे को, एक बड़े उसको देखता है। आज के डेट पे हम कैसे देखते हैं कि वो कम खर्चीला हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं और संसाधन बढ़े हैं, सरकार की योजनाएं बढ़ी हैं, कि उसी लेवल का खर्चा है उस पर? नहीं देखिए, डेफिनेटली कैंसर का इलाज है थोड़ा कॉस्टली तो है, क्योंकि बट एट द सेम टाइम सरकार ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं। आयुष्मान के आने के बाद तो मैं कहूँगा कि बहुत 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 बेनिफिट हुआ है पेशेंट्स को। मतलब आयुष्मान सरकार की एक बड़ी सहायक और एटलीस्ट कैंसर के लिए मेरा जो एरिया है कैंसर का, जैसे मैं काम करता हूँ, उसके बारे में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। हमने एक छोटा सा रिसर्च किया था जब मैं एम्स ऋषिकेश में था उस समय, तो हमने ये देखा कि हमने करीब ये 60 पेशेंट का स्टडी किया था, जिसके अंदर हमको ये पता चला 60 में से आप ये देखिए करीब 52 के आसपास पेशेंट अपना इलाज पूरा नहीं करवा पाए, आधा इलाज लेके छोड़ के चले गए, कोई 2 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद चला गया बिकॉज ऑफ कॉस्ट। और ये 2016 का बात है। उसके बाद हमने वही स्टडी आयुष्मान आने के बाद 17 में आयुष्मान मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ था, हमने 2018 में वही पेशेंट को दोबारा हमने वही सर्वे किया, तो हमें पता चला कि हार्डली 5 से 10% ही लोग छोड़ रहे हैं इलाज अपना इलाज पूरा करवा रहे हैं, बिकॉज आयुष्मान से उनको दवा मिल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि इलाज पूरा करवाते हैं तो डेफिनेटली क्योर भी बढ़ेगा, अधूरा इलाज का तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो ये तो कैंसर में तो हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे बहुत पुअर पेशेंट्स आते हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो शायद ये इलाज ना करवा पाते हैं, और अभी आयुष्मान योजना के तहत तो वो अपना एक बेसिक इलाज तो पूरा करवा के ही जा रहे हैं सारे, और उससे और बहुत बेनिफिट है। फिर बीपीएल के लिए सुविधाएं हैं, फिर कई स्टेट्स में शायद गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा इलाज फ्री करती है, जैसे राजस्थान का मुझे एक्सपीरियंस है, उत्तराखंड का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यस, इवन राजस्थान में तो आई थिंक बहुत सारी और भी सरकार ने दवा वगैरह भी शायद फ्री कर रखा है। तो सरकार की तरफ से तो सुविधाएं है ही, हमें जो नीड है वो है कि हम अवेयरनेस का, हमको पता होना चाहिए क्या है। और फिर जहाँ तक कॉस्ट बढ़ने का बात है, क्योंकि नया दवाई आता है उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता है। जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो उसका कॉस्ट तो नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे अभी हमने इम्यूनोथेरेपी का बात किया या हमने टारगेटेड थेरेपी का बात किया, इवन टारगेटेड थेरेपीज़ का भी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। जब वो जिनके पेटेंट एक्सपायर हो गए और भारत में वो दवा बननी शुरू हो गई है तो सस्ते हो जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्योंकि 4-5 साल पहले ही आया है और इसीलिए कॉस्टली है। कॉस्ट का भी हम ये बोलेंगे कि जस्टिफाइड इसलिए है कि इतना रिसर्च उसमें जाता है, इतना एफर्ट जाता है, और एक सक्सेसफुल दवा बनने के पीछे कम से कम 100 दवा ऐसी है जो वेस्ट जाती है, जो काम नहीं करती है, तो वो कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाता है। बट आई एम वेरी होपफुल कि जैसे जैसे समय बीतेगा और इंडिया एक आई विल से फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया है, ऑफ वर्ल्ड है, तो ये सब दवा जब इंडिया में बनना शुरू होता है तो कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि हमें इस तरफ भी देखें और नई दवा को जितना जल्दी हम लोग इंडिया में ला सके बनने के लिए, तो वो उतना अच्छा उतना कॉस्ट नीचे जाएगा। आपने सर्जरी का भी जिक्र किया है कैंसर के इलाज में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और कितनी सहज और सुलभ हुई है ये आम जनता के लिए? नहीं देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एम्स जैसे संस्थान है जहाँ पे कैंसर सर्जरी का ट्रेनिंग MCH सुविधा अवेलेबल है, एम्स में नए कोर्सेज शुरू हुए हैं जो कि जिसमें कि कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के कोर्सेज भी हैं। जैसे हम लोग MD का कोर्स करते हैं रेडियोथेरेपी में, हम रेडिएशन मशीन्स को ऑपरेट करने के टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स भी हम ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैन पावर तो आपको चाहिए, ट्रेंड मैन पावर, और जो कि अच्छी जगह पे ट्रेंड हो जैसे कि एम्स में। तो वो एक चीज़ है, एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं जिसमें कैंसर को करने के लिए।
फिर जो नया मशीनरी चाहिए हम उसके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं और एम्स में आता रहता है टेक्नोलॉजी और नया नया। तो ये सब चीज़ों को मिला के हम लोग आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुली हम लोग टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हम अग्रिम चरण पे बढ़ते जा रहे हैं आपसे बात करते हुए, और बहुत सारी बातें हम दर्शक दीर्घा तक पहुंचा पाने में सक्षम रहे आपके माध्यम से कि कैंसर क्या है, किस तरह से। लेकिन कुछ सवाल और हैं जिसमें से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जागरूकता, अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता पहुँचाने के लिए, और जैसा कि आपने कहा कि हमारी चेंज होती हुई लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है कैंसर के लिए, और आपने ये भी बताया कि वैक्सीन भी उपलब्ध है, नई टेक्नोलॉजी भी है, तरह तरह की पद्धतियां भी आई हैं उसके त्वरित इलाज के लिए। कैंसर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन से हाथ धोना है, बहुत सारी लाइफ सेविंग वो, इस पे आप जागरूकता के लिए और अधिक हम रिड्यूस कर सकें, लोगों तक अधिक से अधिक लेवल पे पहुंच सकें कैंसर जैसे रोगों की जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं एम्स के द्वारा, सरकार के द्वारा, और आप लोगों के अपने व्यक्तिगत प्रयास से? देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया जिसे हम आउटरीच प्रोग्राम बोलते हैं। आउटरीच के माध्यम से एम्स की टीम जाती है और वो पेरीफेरी में जाके कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों को पता रहे। वहाँ पे हम लोग लेक्चर्स भी लेते हैं। कुछ समय पहले हमने भी डिफरेंट जगह पे जाके कैंसर के बारे में कैंप किए या उनके बारे में हमने स्कूलों में जैसे टॉक्स दिए और लोगों को हमने बताया। और कुछ हमें आपका सहयोग भी मिलता रहता है, आपके जितने भी कलीग्स हैं, जैसे आज आप हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये मैसेज पहुंचाते रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे को हम ये प्रेस के माध्यम से जानकारी जाती रहती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि पब्लिक को खुद भी अवेयर होना चाहिए क्योंकि ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। तो अगर हमको खुद भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। और आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत जानकारी उपलब्ध है और फिर ऑब्वियसली वो उसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जानकारी कितनी करेक्ट है या कितनी एक्यूरेट है। तो जानकारी का तो अभाव नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमें इसको और बढ़ाना है ताकि उसके साथ साथ इलाज कहाँ उपलब्ध है, इलाज के माध्यम और क्या क्या हो सकते हैं, हम इलाज के लिए सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं, तो वो सारी भी जानकारी धीरे धीरे जानी चाहिए। कैंसर के बारे में जागरूकता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन इलाज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसकी सुविधाओं के बारे में उतनी जागरूकता नहीं है। तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि आप लोग हमें सहयोग दें और हमारा ये मैसेज पब्लिक तक पहुँचाएँ। एक डॉक्टर होने के नाते कैंसर के इलाज के वक्त आपके नज़र पे क्या कानूनी और नैतिक पहलू होते हैं? देखिए, वो तो मैं इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, जो चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में इन जनरल जो है लीगल पहलू हैं या नैतिक, वो यहाँ हमारे पे भी लागू होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि कैंसर एक थोड़ी कठिन बीमारी है, लंबा समय चलती है, खर्चा ज़्यादा होता है, पब्लिक अवेयर नहीं है, उसके चलते भ्रांतियाँ बहुत है लोगों के मन में। तो उसी हिसाब से लीगल जो एस्पेक्ट है और जो एथिकल एस्पेक्ट चेंज हो जाता है। एथिकल एस्पेक्ट इसलिए चेंज होता है कि वो डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमको अगर आगे मरीज बोलता है कि आप ही डिसाइड कर लीजिए सब कुछ, तो लेकिन अगर मैं चाहूँगा इलाज करना तो मैं तो अपने लिए बेस्ट करना चाहूँगा। मैं एज ए पर्सन डिफरेंट हूँ, मैं किसी के लिए डिसीजन एज ए डॉक्टर डिसीजन मेरी जो सोच है वो इन्फ्लुएंस होगी, मैं डॉक्टर हूँ उस हिसाब से। तो लेकिन एक पब्लिक तो नहीं है। कई बारी पैसे की अभाव में मरीज़ इलाज नहीं ले पाता है, वो एक बार इलाज शुरू कर देता है फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब हम जानकारी देते हैं, बीमारी की सिर्फ जानकारी नहीं देनी है, उनको ये भी जानकारी देनी है कि इलाज कैसे होगा, कितना लंबा चलेगा, खर्चा कहाँ से आएगा, उसके बाद में रिहेबिलिटेशन कैसे करना। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो कि पूरा एक कोर्स है, पूरा एक ये बाकी बीमारियों की तरह नहीं, इन्फेक्शन की तरह नहीं कि आपने 10 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स खाया और मरीज ठीक होकर घर चला गया। ये एक पूरा उसका, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, आपकी फैमिली को अफेक्ट करता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। और उसमें एथिकली डॉक्टर का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है ये जानकारी देने के लिए, मरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं पेशेंट को सपोर्ट नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं मरीज़ इलाज नहीं ले पाएगा और हम लोग रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारी एज ए डॉक्टर हम लोग ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। तो वो एथिकली वो एक कई बार ऐसा चीज़ आ जाता है जब आप कई चीज़ें एज ए आप एथिकली उसमें आप एक डिलेमा में आ जाते हैं जब आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते इस चीज़ों को लेते हो। तो ये डिलेमा बहुत आता है। कॉस्ट वाइज है, हम क्या, हमारे पास एक सुविधाएं लिमिटेड है, मरीज़ लेकिन
मरीज़ को चाहिए वो, तो कैसे आएगा। तो एक डिलेमा बहुत एथिकल डिलेमा आता है। दवाई मरीज़ आके मुझे बोलेगा मुझे एमियोथेरेपी दीजिए, तो वो कैसे दें, क्योंकि एक कोर्स ही 2.5 लाख का पड़ रहा है और 1 साल चलना है पूरा, हर 21 दिन में दवा लगना है। बाप रे। तो क्या ये सही उचित होगा कि हम उनसे इतना खर्चा करवाएं और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। वी नॉट श्योर ना। तो ये एथिकल डिलेमा कॉस्ट के चलते और लंबे इलाज के चलते बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कॉस्ट कम से कम हो पाए इलाज का, ताकि कम से कम बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो सेटल हो जाए। लीगल जहाँ तक कारण है, वो बाकी मेडिकल साइंस की तरह अगर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंसेंट के साथ इलाज करते हैं, तो हमें उतना लीगल इश्यूज नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर चीज़ मरीज़ को एक्सप्लेन करी जाए, उनका कंसेंट लिया जाए, फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो ये एक ज़रूरी है, एक जनरल मेडिकल साइंस में सब जगह पे ही मेरे ख्याल से ये होना चाहिए ऐसे। और ये कैंसर में और ज़्यादा है, डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देना, उनसे मरीज़ से डिस्कस करना, उनके बारे में, मरीज़ को हम मरीज़ ना समझें, उसको एक इंसान समझें। वो घर से कैसे आएगा, वो कैसे कमाएगा, ठीक होने के बाद उसका क्या वो अपने जॉब में वापस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक कैंसर स्पेशलिस्ट समझते हैं और हम बात भी करते हैं, जो कि शायद मेडिसिन की किसी दूसरी ब्रांच में इसका इतना मेरे हिसाब से उतना ध्यान डॉक्टर्स नहीं देते, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है जहाँ। तो यहाँ पे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सपोर्टिव मरीज़ को सपोर्ट करने का, एथिकली लीगली हर तरह से। तो क्या कैंसर अनुवांशिक है? कुछ कैंसर अनुवांशिक है, जैसे मैंने बताया कि डीएनए का डिफेक्ट है, 10 से 15% अनुवांशिक है। बाकी तो जो है वो आपके म्यूटेशंस एक्वायर होते हैं, वो जेनेटिक डिफेक्ट आप एक्वायर करते हैं बिकॉज ऑफ डैमेज। जो एम्स के हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं अजय जी, आपने पूरे परिचर्चा के दौरान 2-3 बार उनका नाम लिया, और अभी रिसेंटली उनके साथ एक साक्षात्कार करने का हमें मौका भी मिला। उसके बाद हमने भी कुछ फीडबैक कलेक्ट करने की कोशिश करी, तो उनके विजन, मिशन, उनके हार्ड वर्क, उनके डेडिकेशन की बड़ी तारीफ सुनने को मिली। क्या ऐसा अद्भुत कर रहे हैं सर ने, क्या ऐसा बदलाव किया है कि चारों तरफ उनके नाम की चर्चा है? देखिए, जैसा आप डेटा अगर देखते हैं, जो ओपीडी डेटा हमारा 2 या 3 हज़ार था, वो सीधा बढ़ के, जैसे आपने बताया, 8 हज़ार हो गया। सुविधाओं का विस्तार हुआ है, नए डिपार्टमेंट खुले हैं, रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस हुआ है, नए कोर्सेज शुरू हुए हैं बहुत सारे। क्लैरिटी ऑफ द विजन है बिल्कुल। और उनका सिर्फ ये नहीं कि हम मरीज़ के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं एम्स के अंदर, कोर्सेज नए शुरू हुए हैं, क्योंकि मैन पावर एक असेंशियल हिस्सा है और एम्स मैन पावर जनरेट करता है, खासकर वही हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में। तो उनके आने के बाद कई, आई थिंक 20 से 25 नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, डीएम कोर्सेज शुरू हुए हैं। तो उनका एक होलिस्टिक विजन है जो कि हर एरिया को कवर कर रहा है। उसी अब स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर, मैं कल्चरल कमेटी का इंचार्ज हूँ, तो अभी हमारे यहाँ पे एक अभी स्टूडेंट्स का हर साल जो फेस्टिवल होता है रेटिना, होता तो पहले भी था, लेकिन अब उसको इस वे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। फिर जो स्टूडेंट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका भी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं, ताकि उनका स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि मेडिकल एक बहुत स्ट्रेसफुल फील्ड है। तो उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया कि वो लोग स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर उनके लिए हॉस्टल के अंदर जिम्नेजियम शुरू किए गए हैं, उनके लिए स्विमिंग पूल बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए हर तरह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर बने, तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहे। तो एक उनका ट्रेनिंग, रिसर्च, पेशेंट केयर, तो हर एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट हुई है। हम लोग, एंड वी आर लकी दैट वी आर वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस। तो हमें खुद भी, जैसे अब हम कोई प्रपोजल लेके जाते हैं रिसर्च, इज ऑलवेज सपोर्टिव कि हाँ ये यू शुड डू दिस, एनकरेज करते हैं। फिर इतने टाइप्स हुए हैं इंस्टीट्यूट से, जैसे हम आईसर के साथ, मैंने एआई का आपको बताया, रिसर्च चल रहा है, कम से कम और नहीं तो 30 या 40 इंस्टीट्यूट से अक्रॉस द इंडिया टाइप हुए हैं रिसर्च के लिए, जहाँ म्यूचुअली एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर रिसर्च कर सकते हैं। भोपाल के तो आई थिंक मेजर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और नॉट ओनली गवर्नमेंट, इवन जो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ भी टाई अप हुए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वो हर तरफ से वो डेवलपमेंट दिख रहा है।
और और फिर अभी 250 बेडेड आईसीयू शुरू हो रहा है, वो बिल्डिंग आपने देखा होगा बन रहा है। फिर ओपीडी कॉम्प्लेक्स नया बन रहा है, क्योंकि इतना भीड़ हो गया तो उनको एकोमोडेट करने के लिए एक अलग बिल्डिंग चाहिए, वो भी बन रहा है। फिर हम स्टाफ के लिए नए क्वार्टर्स बन रहे हैं ताकि एम्स के अंदर ही स्टाफ रहें और बाहर से उनको ना आना पड़े। बहुमुखी और चतुर्मुखी विकास चल रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। मैं नहीं तो आपने अब आखिरी में मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने स्टूडेंट्स कल्चरल प्रोग्राम की बात करी, तो निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट काउंसिल से द्वारा रेटिना 7 का आयोजन किया जा रहा है जी। आपने अपनी चर्चा में बताया ही कि हमारे डायरेक्टर साहब ने उनके बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख के उनको ये असाइनमेंट दिया, इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रसन्न रहें और एक हमारी डेवलपमेंट हो और स्टूडेंट्स मिलें सारे। ये जो कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस का फेस्टिवल है, अलग अलग जगह से कॉलेजेस से लोग आएंगे, मिलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। और साल में एक बार ये फेस्टिवल होता है और जिसके अंदर की संगीत, अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें कि म्यूज़िक है, ड्रामेटिक्स है, डिबेट्स हैं, सब रहता है। तो उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और वो पढ़ाई के अलावा और वो एक अच्छा एक वातावरण रहता है। तो ये एक 5 दिन का फेस्टिवल चलता है पूरा और एक अच्छे लेवल पे कलाकारों को बुलाया जाता है और अलग अलग उसमें आयोजन रहते हैं दिन भर। तो ये पूरा एक एम्स का एक फेस्टिवल है जो कि अभी आई थिंक 7th शायद रेटिना हो रहा है अभी। 7th जी 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 जी। तो धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। अभी हम रूबरू हो रहे थे डॉक्टर राजेश जी से, जो रेडियो थेरेपी विभाग के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बताया कि एम्स की यात्रा इस रेडियो थेरेपी में कैसी है। उन्होंने बताया कि कैंसर के रोकथाम, कैंसर पे नए प्रयोग, कैंसर पे नई इन्वेंशन कैसी है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम दिन प्रतिदिन जो टेक्नोलॉजी है और एम्स इसमें सतत कटिबद्ध है अपने वचनबद्धता के लिए इस डिसीज पे विजय प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू हमें हमारे से बात करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।